बता दें आपको कि इस टेरर मॉड्यूल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 2021 में मुजम्मिल ने अल फलाह मॉड्यूल पे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। मुजम्मिल ने साथियों को हैंडलर से मिलवाया था। उमर और दूसरे साथियों को 3 हैंडलर से मिलवाया गया था। साल 2021 यानी करीब 4 साल पहले हैंडलर से मिलवाया था। मुजम्मिल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और कुछ समय बाद सभी को नई टेलीग्राम आईडी तक दे दी गई थी। पूरे टेरर टीम व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर शिफ्ट हो गई। वसीम नाम का शख्स ऑपरेट इसे कर रहा था, टेलीग्राम चैनल को ऑपरेट कर रहा था वसीम नाम का शख्स। अब ये कहां है, ये कौन है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि हैंडलर को लेकर अभी तक ये कहा गया था कि तुर्की की राजधानी अंकारा में हैंडलर मौजूद है। वही इन लोगों को लगातार गाइड कर रहा था और बता रहा था कि आगे क्या करना है। डॉक्टर्स की एक फौज इस हैंडलर ने ही तैयार की थी और ये तुर्की की राजधानी अंकारा में रहकर क्या इससे नई आईडी जो कि दी गई थी इन सभी लोगों को, यही इसको हैंडल कर रहा था। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त लगातार दे रहे हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, अल फलाह मामले में मॉड्यूल में एक नया खुलासा हुआ है कि पहले इन लोग को नई आईडी दी गई, उसके बाद इन लोगों को 2021 में एक दूसरे से जोड़ा गया और यह भी पता चला कि तुर्की की राजधानी अंकारा में हैंडलर मौजूद है। क्या जानकारी और? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वसीम का नाम इस पे सामने आया। वसीम ये नया कैरेक्टर है, कौन है? क्या वसीम के नाम की आईडी का इस्तेमाल तुर्की की राजधानी में बैठा हैंडलर कर रहा था? ये अभी जांच एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जांच एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में तुर्की की राजधानी का एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल हुआ है। 2021 में उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे और वहां पर वो 3 लोगों से मिले थे। हालांकि इसमें पाक बेस्ड मॉड्यूल का भी जिक्र सामने आ रहा है कि जो 3 लोग थे वो पाकिस्तान बेस्ड बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो हैंडलर है, जो लगातार उमर, मुजम्मिल, शाहिदा के संपर्क में था, वो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस तुर्की का अभी भी शो कर रहा है। इसलिए उसकी आखिरी लोकेशन जो इनके फोन से बरामद हुई, बातचीत की डार्क वेब पर, इनक्रिप्टेड ऐप पर, उसकी आखिरी लोकेशन तुर्की ही दिखाई दे रही है। जांच एजेंसी लगातार हर पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, वसीम के नाम से जो आईडी जो कि कॉमन है मुजम्मिल के फोन में, कॉमन है आदिल के फोन में, और इसी आईडी से जो शाहिना है वो भी बातचीत कर रही थी, तो ये आईडी बेहद कॉमन है और उसी को ट्रेस करने का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ये भी बता रही है कि हैंडलर अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा है। जिन लोगों के वो टच में था, यानी कि संदिग्धों के वो टच में था, उनके से भी अलग अलग नाम से बात की जाती थी। जिन 3 लोगों का जिक्र किया जा रहा है वो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर है वो बताए जा रहे हैं। हर पहलू पर इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। क्या ये मामला सिर्फ बाहर बैठे हैंडलर से जुड़ा हुआ है, और जो अलग अलग डेवलपमेंट इस केस में हो रहे हैं, जो अलग अलग नाम इस केस में निकल रहे हैं, उन नामों को बाकायदा वेरीफाई किया जा रहा है। तीनों से कन्फ्रंट कराया जा रहा है, क्योंकि तीनों इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है। श्रीनगर एनआईए की टीम भी जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में है। जरूरत पड़ने पर श्रीनगर में एनआईए की जो टीम है वो इन तीनों से पूछताछ कर रही है। यहां से जो भी वीडियो एविडेंस मिल रहा है उसको श्रीनगर पुलिस को भेजा जा रहा है और वहां से इन सभी तीनों से बातचीत की जा रही है। लेकिन चाहे वो तुर्की कनेक्शन हो, उसके अलावा चाहे वो वसीम की आईडी का इस्तेमाल करना हो, इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करना हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर फॉरेंसिक साइंस जो लैब है वो काम कर रही है, ताकि इन कोड वर्ड्स को डिकोड करके असल हैंडलर कौन है, वो कहां बैठा है, उस पर कार्रवाई किस तरीके से की जाए, एक खाका तैयार किया जाएगा। और कल जो बड़ी बैठक हुई उसमें भी हैंडलर को लेकर चर्चा जो है वो साफ तौर पर की गई थी। जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं वो सीसीई की बैठक है। उसमें किस तरीके से इनको डायरेक्शंस दिया जा रहा था और एक पैरेलल व्हाइट कॉलर टेररिज्म को खड़ा करने की कवायद जो बहुत तेजी से पिछले कुछ समय से शुरू की गई, उसको आगे किस तरीके से रोका जाए, सपोर्टर्स को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से जो मददगार है उनको रोका जाए, एक खाका इस पूरे मामले में तैयार किया गया है। और यही वजह है कि ना सिर्फ एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आपके पास, लेकिन साथ ही टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखाइएगा। ये तस्वीर तुर्कमान गेट दिल्ली की बताई जा रही है और ये उमर की तस्वीर है। यानी जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों में दिल्ली में उमर ने रेकी की थी, ये तुर्कमान गेट की तस्वीर है। उमर तुर्कमान गेट से बाहर निकल रहा है और इसके बाद पूरे दिल्ली की रेकी करता है, चांदनी चौक तक जाता है, कई मार्केट्स में घूमता है, ये तय करता है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर ये उस गाड़ी को ले जाकर ब्लास्ट कर सकता है। और इसमें उमर की भी मौत हो गई है। डीएनए सैंपल लिया गया, डीएनए सैंपल उसकी मां का और भाई का लिया गया। जब मिलान किया गया तो मैच हुआ है मां से। जो बॉडी पार्ट, जिन बॉडी के टुकड़े गाड़ी से मिले हैं, उसका डीएनए उमर की मां और भाई से मिला है। यानी उस ब्लास्ट में उमर की भी मौत हुई है
और उमर ने क्या फिदाइन हमला किया था, क्या अपने खुद को बम बांधा हुआ था और उसके बाद ब्लास्ट किया है? अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाल किले से। विवेक, आप इस वक्त वहीं पर हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। अब एक तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं तुर्कमान गेट दिल्ली की, यहीं से पता चलता है कि पूरी दिल्ली की रेकी की थी इसने, लेकिन सवाल यही है कि ये फिदाइन हमला था या फिर गाड़ी में अचानक से ब्लास्ट हुआ या प्रॉपर प्लानिंग के तहत गाड़ी में ब्लास्ट किया गया? बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा देता हूं कि आज का लाल किला क्या कहता है। ये जहां पर आवाजाही अगर सामान्य दिन रहता तो यहां पर गाड़ियों की इतनी आवाजाही रहती। आप देखेंगे यहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। जो क्राइम सीन है उसको उधर ढक दिया गया है ब्लास्ट वाली जगह पे, और यहां पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जो आरएएफ के जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। चारों ओर आप जहां तक देखेंगे सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जो सीसीटीवी आया है उस पर बात कर लेते हैं। सीसीटीवी से साफ पता चलता है उमर उसमें दिखा है, वो इलाके की रेकी कर रहा था। वो ये देखने आया था कि कहां कहां जगह को स्पॉट करके वो ब्लास्ट किया जा सकता है। इससे तो यही साफ पता चलता है। गौरी शंकर मंदिर वो गया और भी बहुत सारी जगहों पर गया है। बगल में ही आप बताएं कि जहां पर ब्लास्ट हुआ था, आप सोचिए ये ब्लास्ट कितना खतरनाक और जोरदार था। जहां पे जतन दिखा रहे थे, यहां से करीब 600 मीटर की दूरी होगी, वहां टॉयलेट के ऊपर के छत पर जो टीन शेड पड़ा हुआ है वहां से एक हाथ बरामद हुआ है। हालांकि वहां पर टीम आई और उसे उठाकर ले गई है। तो इससे साफ पता चलता है कि यह धमाका कितना जोरदार था। प्लानिंग बहुत बड़ी थी और उसी की गवाही दे रही है आज ये जो लाल किले के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे नए होते जा रहे हैं। अब इनका पूरा मॉड्यूल सामने आता जा रहा है। फरीदाबाद में जैसे अभी छापा पड़ रहा है, हालांकि जो महिपालपुर में धमाका हुआ उसमें यह बताया गया है कि अभी तक जो है कुछ पुलिस के आधार पर अभी तक कुछ ऐसा संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं है। ये धीरे धीरे ये खबर अपडेट हो रही है। लाल किले में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है अभी, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं कुछ ही देर में, और जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर तैनात है। बता दें आपको कि इस टेरर मॉड्यूल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 2021 में मुजम्मिल ने, अल फलाह मॉड्यूल पे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, मुजम्मिल ने साथियों को हैंडलर से मिलवाया था। उमर और दूसरे साथियों को 3 हैंडलर से मिलवाया गया था। साल 2021 यानी करीब 4 साल पहले हैंडलर से मिलवाया था। मुजम्मिल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और कुछ समय बाद सभी को नई टेलीग्राम आईडी तक दे दी गई थी। पूरे टेरर टीम व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर शिफ्ट हो गई। वसीम नाम का शख्स ऑपरेट इसे कर रहा था, टेलीग्राम चैनल को ऑपरेट कर रहा था वसीम नाम का शख्स। अब ये कहां है, ये कौन है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि हैंडलर को लेकर अभी तक ये कहा गया था कि तुर्की की राजधानी अंकारा में हैंडलर मौजूद है, वही इन लोगों को लगातार गाइड कर रहा था और बता रहा था कि आगे क्या करना है। डॉक्टर्स की एक फौज इस हैंडलर ने ही तैयार की थी और ये तुर्की की राजधानी अंकारा में रहकर क्या इससे नई आईडी जो कि दी गई थी इन सभी लोगों को, यही इसको हैंडल कर रहा था। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त लगातार दे रहे हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, अल फलाह मामले में मॉड्यूल में एक नया खुलासा हुआ है कि पहले इन लोग को नई आईडी दी गई, उसके बाद इन लोगों को 2021 में एक दूसरे से जोड़ा गया और यह भी पता चला है कि तुर्की की राजधानी अंकारा में हैंडलर मौजूद है। क्या जानकारी और? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वसीम का नाम इस पे सामने आया। वसीम ये नया कैरेक्टर है, कौन है? क्या वसीम के नाम की आईडी का इस्तेमाल तुर्की की राजधानी में बैठा हैंडलर कर रहा था? ये अभी जांच एजेंसियों के रडार पर है, क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जांच एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में तुर्की की राजधानी का एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल हुआ है। 2021 में उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे और वहां पर वो 3 लोगों से मिले थे। हालांकि इसमें पाक बेस्ड मॉड्यूल का भी जिक्र सामने आ रहा है कि जो 3 लोग थे वो पाकिस्तान बेस्ड बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो हैंडलर है, जो लगातार उमर, मुजम्मिल, शाहिदा के संपर्क में था, वो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर है, लेकिन उसका आईपी एड्रेस तुर्की का अभी भी शो कर रहा है। इसलिए उसकी आखिरी लोकेशन जो इनके फोन से बरामद हुई बातचीत की डार्क वेब पर, इनक्रिप्टेड ऐप पर, उसकी आखिरी लोकेशन तुर्की ही दिखाई दे रही है। जांच एजेंसी लगातार हर पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, वसीम के नाम से जो आईडी जो कि कॉमन है मुजम्मिल के फोन में, कॉमन है आदिल के फोन में, और इसी आईडी से जो शाहिना है वो भी बातचीत कर रही थी। तो ये आईडी बेहद कॉमन है और उसी को ट्रेस करने का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ये भी बता रही है कि हैंडलर अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा है। जिन लोगों के वो टच में था, यानी कि संदिग्धों के वो टच में था, उनके से भी अलग अलग नाम से बात की जाती थी। जिन 3 लोगों का जिक्र किया जा रहा है वो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर है वो बताए जा रहे हैं। हर पहलू पर इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। क्या ये मामला सिर्फ बाहर बैठे हैंडलर से जुड़ा हुआ है, और जो अलग अलग डेवलपमेंट इस केस में हो रहे हैं, जो अलग अलग
नाम इस केस में निकल रहे हैं उन नामों को बाकायदा वेरीफाई किया जा रहा है। तीनों से कन्फ्रंट कराया जा रहा है क्योंकि तीनों इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है। श्रीनगर एनआईए की टीम भी जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में है। जरूरत पड़ने पर श्रीनगर में एनआईए की जो टीम है वो इन तीनों से पूछताछ कर रही है। यहां से जो भी वीडियो एविडेंस मिल रहा है उसको श्रीनगर पुलिस को भेजा जा रहा है और वहां से इन सभी तीनों से बातचीत की जा रही है। लेकिन चाहे वो तुर्की कनेक्शन हो, उसके अलावा चाहे वो वसीम की आईडी का इस्तेमाल करना हो, इनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल करना हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर फॉरेंसिक साइंस जो लैब है वो काम कर रही है ताकि इन कोड वर्ड्स को डिकोड करके असल हैंडलर कौन है, वो कहां बैठा है, उस पर कार्रवाई किस तरीके से की जाए, एक खाका तैयार किया जाएगा। और कल जो बड़ी बैठक हुई उसमें भी हैंडलर को लेकर चर्चा जो है वो साफ तौर पर की गई थी। जिस बैठक का मैं जिक्र कर रहा हूं वो सीसीई की बैठक है। उसमें किस तरीके से इनको डायरेक्शंस दिया जा रहा था और एक पैरेलल व्हाइट कॉलर टेररिज्म को खड़ा करने की कवायद जो बहुत तेजी से पिछले कुछ समय से शुरू की गई उसको आगे किस तरीके से रोका जाए, सपोर्टर्स को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से जो मददगार है उनको रोका जाए, एक खाका इस पूरे मामले में तैयार किया गया है। और यही वजह है कि ना सिर्फ एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आपके पास, लेकिन साथ ही टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखाइएगा। ये तस्वीर तुर्कमान गेट दिल्ली की बताई जा रही है और ये उमर की तस्वीर है। यानी जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों में दिल्ली में उमर ने रेकी की थी, ये तुर्कमान गेट की तस्वीर है। उमर तुर्कमान गेट से बाहर निकल रहा है और इसके बाद पूरे दिल्ली की रेकी करता है, चांदनी चौक तक जाता है, कई मार्केट्स में घूमता है, ये तय करता है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर ये उस गाड़ी को ले जाकर ब्लास्ट कर सकता है। और इसमें उमर की भी मौत हो गई है। डीएनए सैंपल लिया गया, डीएनए सैंपल उसकी मां का और भाई का लिया गया, जब मिलान किया गया तो मैच हुआ है मां से। जो बॉडी पार्ट, जिन बॉडी के टुकड़े गाड़ी से मिले हैं उसका डीएनए उमर की मां और भाई से मिला है। यानी उस ब्लास्ट में उमर की भी मौत हुई है। और उमर ने क्या फिदाइन हमला किया था, क्या अपने खुद को बम बांधा हुआ था और उसके बाद ब्लास्ट किया है, अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाल किले से। विवेक, आप इस वक्त वहीं पर हैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। अब एक तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं तुर्कमान गेट दिल्ली की, यहीं से पता चलता है कि पूरी दिल्ली की रेकी की थी इसने। लेकिन सवाल यही है कि ये फिदाइन हमला था या फिर गाड़ी में अचानक से ब्लास्ट हुआ या प्रॉपर प्लानिंग के तहत गाड़ी में ब्लास्ट किया गया। बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा देता हूं कि आज का लाल किला क्या कहता है। ये जहां पर आवाजाही अगर सामान्य दिन रहता तो यहां पर गाड़ियों की इतनी आवाजाही रहती। आप देखेंगे यहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। जो क्राइम सीन है उसको उधर ढक दिया गया है ब्लास्ट वाली जगह पे और यहां पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जो आरएएफ के जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। चारों ओर आप जहाँ तक देखेंगे सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जो सीसीटीवी आया है उस पर बात कर लेते हैं। सीसीटीवी से साफ पता चलता है उमर उसमें दिखा है, वो इलाके की रेकी कर रहा था। वो ये देखने आया था कि कहां कहां जगह को स्पॉट करके वो ब्लास्ट किया जा सकता है। इससे तो यही साफ पता चलता है। गौरी शंकर मंदिर वो गया और भी बहुत सारी जगहों पर गया है। बगल में ही आप बताएं कि जहां पर ब्लास्ट हुआ था, आप सोचिए ये ब्लास्ट कितना खतरनाक और जोरदार था। जहां पे जतन दिखा रहे थे यहां से करीब 600 मीटर की दूरी होगी, वहां टॉयलेट के ऊपर के छत पर जो टीन शेड पड़ा हुआ है वहां से एक हाथ बरामद हुआ है। हालांकि वहां पर टीम आई और उसे उठाकर ले गई है। तो इससे साफ पता चलता है कि यह धमाका कितना जोरदार था, प्लानिंग बहुत बड़ी थी और उसी की गवाही दे रही है आज ये जो लाल किले के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है खुलासे नए होते जा रहे हैं। अब इनका पूरा मॉड्यूल सामने आता जा रहा है। फरीदाबाद में जैसे अभी छापा पड़ रहा है, हालांकि जो महिपालपुर में धमाका हुआ उसमें यह बताया गया है कि अभी तक जो है कुछ पुलिस के आधार पर अभी तक कुछ ऐसा संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं है। ये धीरे धीरे ये खबर अपडेट हो रही है। लाल किले में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है अभी, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं कुछ ही देर में और जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर तैनात है।